गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हमारे साथ तरुण सर जुड़े हुए हैं, जिनका आप सभी से परिचय है। तरुण सर हमें गाइड करेंगे ये समझने में कि बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। इसके ऊपर डिस्कशन हमारे प्रीवियस मीटिंग में हुआ था, जो कि 8 दिसंबर को किया गया था। आज हम सभी एक फॉर्मेट देखेंगे, उस फॉर्मेट से सीखेंगे कि एक बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से एक बिजनेस प्लान को बनाया जा सकता है, क्या क्या उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीजें हम समझेंगे हमारे बिजनेस प्लान के फॉर्मेट से। तो एक मैं अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू करती हूँ, और इस स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सोचा कि सिर्फ एक बिजनेस प्लान फॉर्मेट दिखा देने से बेहतर होगा कि एक एग्जाम्पल यूज किया जाए, और उसके माध्यम से आपको बताया जाए कि अगर मान लीजिए किसी को कोई किराने दुकान का बिजनेस शुरू करना है, तो उनका एक बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए। किराना दुकान का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आप सभी में से ज्यादातर लोग जो है वो अपना किराना दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि ज्यादा रेलेवेंट होगा, ज्यादा सही होगा कि किराना दुकान का एक सैंपल मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप सभी से के साथ शेयर करती हूँ कि आज हमारे सेशन का फॉर्मेट क्या होगा। पहले मैं आप सभी को समझने में हेल्प करूंगी कि एक बिजनेस प्लान का फॉर्मेट कैसा होना, मतलब कैसा है, और कैसे आप उस सेम फॉर्मेट पे अपना खुद का बिजनेस प्लान बना सकते हैं। फिर तरुण सर उस पे अपने कुछ सजेशंस देंगे, उसमें कुछ ऐड करना है वो बताएंगे। अगर हमारे साथ कुछ ऐसे एज जुड़े हैं जिनका ऑलरेडी कोई किराना दुकान चल रहा है और वो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। और आखिरी में हम एक, अगर आप सभी को कुछ पूछना होगा, कुछ समझना होगा, किसी चीज में सहायता चाहिए होगी, तो लास्ट में हम एक Q&A सेशन भी रख सकते हैं। और एक बात ये कि हमारा ये जूम कॉल 40 मिनट्स का ही है, तो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सेम लिंक यूज करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। ये देखिए, क्या दिख रहा है आप सभी को? क्लियर हो गया है आकांक्षा। हाँ सर, बट ये साइड में ये भी विंडो दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, ये विंडो भी दिख रहा ठीक है। है जी। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ एक फॉर्मेट हमने तैयार किया है, एक टेबल के फॉर्म में, जिसमें आप अपने बिजनेस प्लान से रिलेटेड सभी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, सोच के लिख सकते हैं, और इस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप जब किसी और को के पास अपना बिजनेस आइडिया ले जाएंगे, तो वो खुद अच्छे से समझ के आपको अच्छे से उस पर समझा पाएंगे, या कोई भी अगर आपकी सहायता की जा सकेगी तो वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि पिछले सेशन में सर ने हमारे साथ शेयर किया था, किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे जरूरी और सबसे पहला हिस्सा होता है कार्यकारी सारांश, यानी कि एक समरी। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ये समझाने की कोशिश करना कि आपकी दुकान या आपका व्यवसाय किस चीज के बारे में है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है। मैंने यहाँ लिखा है रामपुर किराना स्टोर। ये मैंने खुद से एक नाम बना लिया है। आप अपने हिसाब से, अगर आपका कोई मूढ़ी मेकिंग का कोई मिल है तो आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपका लीफ प्लेट मेकिंग, पेपर बोल रही हूँ, पत्ते से प्लेट बनाने की अगर आपकी कोई दुकान है तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो रामपुर किराना स्टोर एक नया किराने की दुकान है जो रामपुर, यानी कि यहाँ पे आपके जो भी आपका स्थान है उसका नाम आएगा, कि युवाओं, वयस्कों और बुजुर्गों को उच्च गुणवत्ता वाले किराने की सामान, दैनिक उपयोगिताएं, स्थानीय व्यंजन, स्नैक्स, ब्रांड और आकार के संदर्भ में उत्पाद किस्मों की विस्तृत श्रृंखला और सर्वोत्तम ग्राहक सेवा के साथ ट्रेंडी उत्पादों की सेवा करने के लिए समर्पित है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। थोड़ा यहाँ हिंदी जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट जब आप खुद से लिखेंगे तो आप आसान भाषा में लिख सकते हैं इसे। प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइए। आप यहाँ हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह के, कि हमारी दुकान क्या है, हमारी दुकान किस जगह पे होगी, और किस तरह के ग्राहकों, युवाओं या बुजुर्ग या फिर जो भी आपका टारगेट कस्टमर ग्राहक ग्रुप है, उसके बारे में आप थोड़ा यहाँ पे बताएं कि कौन आपके ग्राहक होंगे और किस तरह के उनकी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि
डेली, दैनिक उपभोक्ताएं जो भी डेली जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। ब्रांड और आकार अलग अलग तरह की चीजें होंगी आपकी दुकान में। उसके बाद मौजूदा किराना, फिर आपको ये भी उसमें बताना होगा कि अभी जो करेंट जो लोग आपके बिजनेस में हैं वो किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं और उसमें क्या कमियां हैं, जो कि आपका व्यवसाय जब उभर के आएगा तो वो उन कमियों को किस तरह से सहायता करेगा, उन कमियों को भरेगा, और फिर ताकि आपका बिजनेस जो होगा वो बाकियों से कुछ अलग हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि बाकी लोग जो बाजार में वही काम कर रहे हैं, हम उससे कुछ हट कर काम कर पाए। जब तक हम ये कुछ अलग नहीं लोगों को देंगे तब तक हमारा बिजनेस अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाएगा, तब तक हम उस तरह से मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, या फिर हम उस तरह से लोगों तक अपनी पहुंच नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है ये पॉइंट यहाँ पे समझना और अपने बिजनेस प्लान में एक समरी में ये चीज बताना कि क्या हटकर आपका बिजनेस करेगा। फिर आगे हमने लिखा है कि हम वर्तमान बाजार रुझानों के लिए उपयुक्त विभिन्न ब्रांडों के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके इन कमियों को बेहतर करने की योजना बना रहे हैं, कि जो भी अभी करेंटली मार्केट में जो भी हमारा बाजार है उसमें जो भी कमियां हैं कैसे हम उसे बेहतर बनाएंगे। फिर आपको कुछ यहाँ पे बताना होगा कि कैसे आप कब तक आप चाहते हैं कि ब्रेक इवन के बारे में, यहाँ मैंने लिखा है ब्रेक इवन के बारे में हमें तरुण सर अच्छे से समझा सकते हैं, पिछली बार भी उन्होंने समझाया था। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका व्यवसाय एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां पे आप भले ही कोई लाभ ना कमा रहे हो, कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ऐसे स्टेज पे अब आपका व्यवसाय या बिजनेस आके खड़ा हो गया है जहाँ पे कम से कम आप किसी नुकसान में नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना कि लगभग कितने समय में किस गतिविधियों पर काम करते रहने से मैं या मेरा व्यवसाय इस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाएगा। तो इसके बारे में वर्णन करना जरूरी होता है अपने बिजनेस प्लान में। उसके बाद ये समझना कि आपका व्यापार शुरू करने से लगभग कितने समय में, जैसे यहाँ मैंने एक अनुमानित लिखा है कि व्यापार शुरू करने से 4 से 6 महीने के बीच में लाभ कमाना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ये लिखना है कि आप व्यवसाय अकेले कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कोई आप रहेंगे जो आपके पार्टनर होंगे जिनके साथ मिल के आप पूंजी डालेंगे और काम करेंगे, उसके बारे में। फिर जोखिम, जो भी आने वाले अनुमानित रिस्क हैं, जोखिम हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ पे आप दे दें। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि जरूरी दस्तावेज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जो भी जिस भी प्रकार का व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन में मैंने समझाया है। और फिर ये देखिए लास्ट में जो मैंने लिखा है कि हम न केवल अपने गांव बल्कि अपने पूरे ब्लॉक में एक प्रमुख किराने की दुकान बनने की उम्मीद करते हैं। हम विभिन्न सेवाओं और उत्पादों में विस्तार करने के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक कि संचालन के 1.5 से 2 वर्ष के बीच आउटलेट का विस्तार भी करेंगे। आउटलेट मतलब यहाँ, मतलब लास्ट में आपको ये बताना है कि क्या, कितना दूर तक सोचा है आपने, क्या देखा है आपने कि आपका व्यवसाय आगे जाके आ, किस आकार में होना चाहिए, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं आप। तो ये थोड़ा आपको भविष्य आपने आपके व्यवसाय का आपने क्या सोचा है उसके बारे में थोड़ा बताने का कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव चीजें लिखें, उससे पता चलता है कि आप मोटिवेटेड इंसान हैं। फिर आगे यहाँ पे फिर नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक आपके व्यवसाय का विवरण। यहाँ पे हम डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट अलग अलग करके लिखा है, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले आपका व्यवसाय का नाम आ जाएगा, फिर स्थान, किस स्थान पे आपका व्यवसाय चल रहा है वो, फिर कब आप शुरू कर सकते हैं, क्या आपने सोचा है कि कितने कब तक शुरू हो जाना चाहिए। तो ये मैंने एक अनुमानित तिथि लिखी है, आप अपने अपने हिसाब से जब भी आपने सोचा हो वो तिथि यहाँ डालें। ऑपरेशन के घंटे ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ हमें हमें मदद करेगा ये समझने में, या फिर सामने वाले को ये समझने में जो भी हमारा बिजनेस प्लान देखेगा, कि कब से कब तक आप अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री खुली रखेंगे, अपना मिल खुला रखेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा है कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, ये अनुमानित मैंने 12 घंटे का लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आप डिसाइड करें। ये जरूर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है अतिरिक्त सुबह और शाम के घंटे अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के घंटों के दौरान भी अगर आप अपनी दुकान खुली रखेंगे तो ज्यादा ग्राहक आपके पास आएंगे, ऐसा समझा है हमने। और ऐसा आपने भी जब अभी आप जो व्यवसाय कर रहे होंगे या अभी आप किसी को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कोई भी दुकान जो लंबे समय तक खुली रहती है, मतलब जो
उन घंटों में भी खुली रहती है जब बाकी लोग नहीं खुले होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उन्हीं के पास जाएं। तो इसलिए आप जरूर ये मेंशन करें कि आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, कब तक आप दुकान में बैठेंगे, या फिर कब तक आपका मिल खुला रहेगा, वो लिखें यहाँ पे। फिर आपका कंपनी आप या फिर आपका व्यवसाय जो है उसका मिशन और उसका विजन। मिशन में आपको ये बताना है कि मिशन में आपको ये बताना है कि जो भी सेवा आप प्रदान करेंगे, जो भी उत्पाद आप अपने व्यवसाय में रखेंगे, उससे किस तरह से आप लोगों तक पहुंचेंगे, मतलब किस तरह से ज्यादा लोगों को उससे फायदा होगा, और क्या आपने सोचा है कि मेरा व्यवसाय कहाँ तक पहुंचना चाहिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। और विजन में आप लिखेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 सालों में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप अपने व्यवसाय को। तो यहाँ पे जैसे मैंने मिशन में लिखा है कि गुणवत्ता सेवा प्रदान करना है, ग्राहकों के बीच विश्वास हासिल करना है, और व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना है। शुरू में इस तरह के छोटे छोटे टारगेट्स काफी होते हैं। फिर आगे आपको ये लिखना है कि फिर विजन में मैंने लिखा है कि पूरे ब्लॉक में एक प्रमुख किराना की दुकान बन सके हमारी दुकान। 5 साल के समय में कम से कम 2 और आउटलेट खुले हों। ये मैंने अपने से, अब मेरी समझ जो है, और 2-3 जो किराने दुकान वालों से मैंने बात की, उनके उनसे जो मुझे समझने को मिला, उस बेसिस पे मैंने ये लिखा है। 3 साल के समय में लगभग इतना वार्षिक कारोबार करना है। तो इस तरह से इस दिशा में आप सोच सकते हैं। इस फॉर्मेट में, इस एग्जाम्पल का उद्देश्य यही है कि एक दिशा मैं आपको दे पाऊं कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, किस तरह से सोच के अपना खुद का बिजनेस प्लान तैयार करना है। फिर आप अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में लिखेंगे, किस तरह की सेवाएं आप देना चाहते हैं। अगर कुछ अलग, कुछ नया देना चाह रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे मेंशन करें उसको हाईलाइट करके। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे सामान्य किराने की दुकान में जो चीजें मिलती हैं वो मिलेंगी, ताजी सब्जियां मिलेंगी, कॉपी किताब पेंसिल भी आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो। अगर आसपास स्कूल है तो बच्चे आएंगे। और छोटे बच्चों को पसंद आने वाले कुछ स्नैक्स, छोटी मोटी खाने पीने की चीजें, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और ज्यादा लोग आएंगे आपके पास। और इसी तरह से अच्छी ग्राहक सेवा या फिर अन्य आपके पास जो भी आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास सामान है उसका आप अच्छे से विस्तृत यहाँ पे उल्लेख करें और लोगों को बताएं। तो मतलब अपने बिजनेस प्लान में लिखें कि हाँ, ये मेरा सामान होगा और ये उसकी खूबियां होंगी। मैंने ये भी लिखा है कि आगे के चरणों में आप उन उत्पादों या सेवाओं का पहचान करें जो आपके गांव में, जिनकी जरूरत तो होती है लोगों को, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इससे उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह की सेवाएं जब आप भी प्रदान करना शुरू करेंगे, तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलने की या फिर आपका व्यवसाय ज्यादा बढ़ने की अब आप अपेक्षा कर सकते हैं। जैसे किराने दुकान में आप यात्रा बुकिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर आप उपहार गिफ्ट वगैरह रख सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी रख सकते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे ही होंगी ये सारी चीजें, लेकिन सोच सोच जरूरी है पहले से। अगर आप डिसाइड रखेंगे कि हाँ, ये भी चीजें मुझे करना है, निर्धारित रहेगा, दिशा निर्धारित, तो आपको आसानी होगी। तो इसीलिए भी जरूरी है कि एक बिजनेस प्लान में ये सारी चीजें रहें, ताकि आगे जाके आप दोबारा पीछे मुड़ के इस पे देख सकें और देखें कि कितना दूर आप आए हैं और आगे और कहाँ जाना है। फिर एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित जरूर करें। अल्पकालिक लक्ष्य मतलब छोटे लक्ष्य क्या होंगे, 3 से 6 महीने में आप अपने व्यवसाय में क्या क्या करना चाहते हैं। और वैसे ही लंबे दीर्घकालिक लक्ष्य कि 1 से 2 वर्ष तक में मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में हो। तो देखिए, छोटे लक्ष्यों में मैंने लिखा है कि आप ग्राहक का विश्वास हासिल कर पाए, व्यवसाय को चालू रखें। ये जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू शुरू में उतना लाभ हम नहीं या मुनाफा हम नहीं कमा पाते हैं। हमारे खर्च जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो हम ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा, हमारा मन छोटा हो जाए, हमें लगे कि नहीं, शायद ये व्यवसाय मेरे लिए नहीं है। लेकिन जरूरी है कि कम से कम 3 से 6 महीने तक आप अपना व्यवसाय चलाते रहें। उसमें कोई भी कठिनाई आ रही है, आप लोगों की सहायता लें, आप अपना मन दृढ़ रखें और उसे चालू रखें। फिर पिछड़े और आगे की लिंकेज को पहचानना। इससे मेरा मतलब ये है कि आप अगर किराने की दुकान है आपकी, या मान लीजिए आपका मूढ़ी बनाने का मिल है, या लीफ प्लेट बनाने का, पत्ते के प्लेट बनाने का मिल है, तो आप अपना सामान कहाँ से लेते हैं। जो भी आप सामान बना रहे हैं, वो सामान कहाँ से इकट्ठा होता है, उसकी जो जरूरतें कुछ चीजें हैं, मान लीजिए पत्ते हैं तो कहाँ से आते हैं, मुड़ी है तो वो कहाँ से आता है, या फिर किराने दुकान में जो भी आप सामान रखते हैं वो कहाँ से आता है। तो उन लोगों को आप पहचाने जिनसे आप ये सामान लेंगे, और फिर आगे के लिंकेज, यानी कि ये सामान आपका तैयार होने के बाद आगे किन लोगों के पास जाएगा, उनको भी, उनकी भी आप पहचान करें।
और समझें कि पूरा लिंक कैसा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। फिर इन चीजों की पहचान हो जानी चाहिए शुरू में ही, मतलब 3 से 6 महीने। और फिर इस स्तर पर ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आप कोशिश करें कि आप इस तरह से अपने व्यवसाय को चलाएं कि ब्रेक इवन, जो मैंने समझाया, कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां पे ना कोई लाभ हो रहा है, मतलब जहां तो कोई ना आपको कोई नुकसान डेफिनेटली नहीं हो रहा है। भले ही लाभ आपको कम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं। आगे हम तरुण सर से और अच्छे से समझेंगे कि एक ब्रेक इवन क्या होता है और क्या महत्व है उसका। अभी मैं हल्के में आपको बता दे रही हूँ कि ये यहाँ तक पहुंचने का आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 3 से व्यवसाय शुरू करने के। शुरू के कुछ जो भी जरूरी नहीं कि 3 से 6 महीने का ही आप सोचें। मान लीजिए अगर आपको कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना है तो उसमें आपका आपको जो छोटे लक्ष्य होंगे वो 8 से 10 महीने के भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि आप छोटे छोटे समय के फ्रेम में उसको बांट दें और फिर उस हिसाब से आप अपने गोल्स या आपके टारगेट या आपके लक्ष्य निर्धारित करें। फिर लंबे जो लक्ष्य होंगे जो लंबे समय में हमें हासिल करने हैं, उनमें मैंने लिखा है लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी होता है। और जो हमने आगे और पीछे के लिंकेज, मतलब जो हमारा सामान आएगा कहाँ से और फिर हमारा सामान हमारे से आगे कहाँ जाएगा, ये जो हमने पहले से परख लिए थे, समझ लिए थे हमारे ऊपर 3 से 6 महीने में, अब हम उनका लाभ उठाना शुरू करेंगे। अब हम उनसे कैसे फायदा हो सकता है, उन चीजों को कैसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, उन लोगों को, उन डीलर्स को, उन सप्लायर्स को, वो सोचना शुरू करेंगे। और आगे अगर मान लीजिए कोई किराना दुकान है, उनको बेकरी में कभी सामान रखना है, कंप्यूटर प्रिंटिंग का सामान रखना है, या लीफ प्लेट से अभी तक आप प्लेट बना रहे थे, अब आप सोचेंगे कि हम कटोरी भी बनाएं, या और भी अगर हम बैग वगैरह कुछ बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं वो भी बनाएं। तो वो सब चीजें भी यहाँ लिख दीजिएगी। अब 1 से 2 वर्ष से आगे के समय में ये काम हम शुरू करेंगे। और थोक बिक्री का भी काम आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए किराना दुकान है, अच्छा चल गया, तो 1 से 2 वर्ष से मेरी दुकान अगर अच्छी चल रही है तो मैं सोच सकती हूँ कि अब मैं थोक में चावल आटा गेहूं बेचना शुरू करूँ। फिर उसके बाद जरूरी हो जाता है बाजार का विश्लेषण। बहुत जरूरी है। सर ने हमें बताया था कि बाजार के बारे में जब हमको अच्छी समझ रहेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि बाजार में हम कैसे अपनी एक खुद की पहचान बनाएं, कि ग्राहक बाकियों से ज्यादा हमारे पास आए। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने समझ लिया होगा कि आपके बाजार में किस चीज की मांग है और आपका खुद का व्यवसाय किस तरह से अलग है जो बाकी लोग काम कर रहे हैं बाजार में उस व्यवसाय में। तो सबसे पहले आपका लक्षित बाजार मतलब टारगेट, कि कौन से आपके प्रोडक्ट के, आपके उत्पाद के हिसाब से क्या है जो आप, जिसमें आप काम करेंगे। तो लक्षित ग्राहक सबसे पहले उनकी उम्र लेंगे। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के ग्राहक आएंगे मेरे पास। पर्यटक मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारे जैसे लोग बेड़ो जाएंगे अगर, या हमारे जैसे लोग केरसाईपुर देख जाएंगे, तो हम पर्यटक ही हुए, हम भी आपकी दुकान से कुछ सामान खरीदेंगे। फिर व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि मेरा अपना गांव खुद का, और 10 से 15 किलोमीटर ज्यादा हो गया है, थोड़ा आप कम भी लिख सकते हैं, 4-5 किलोमीटर के रेंज में के भी लोग आए मेरे पास, के भीतर जितने अन्य गांव हैं और बस्तियां हैं वो सभी लोगों को मेरे बारे में पता चले, वो आए मेरे पास। तो ये आपका एरिया होगा जहाँ के ग्राहक को आप टारगेट कर रहे हैं। फिर जो ग्राहक है उनकी जरूरतें क्या है, तो एक किराना दुकान के लिए जरूरतें क्या होती हैं, कि छोटी छोटी कुछ डेली जो उनकी आवश्यकता है वो, कुछ नमकीन का सामान, कुछ सब्जियां हो, कॉपी किताब हो, और ग्राहक सेवा। किसी भी व्यवसाय में बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे से संबंध बनाए ग्राहक के साथ और उन्हें अच्छी सेवा प्रदान करें। फिर ग्राहक की खरीद की आदतें और प्राथमिकताएं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जरूरतें आपके ग्राहक, लक्षित ग्राहक की, और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसे आप देखिए, किराना दुकान में हमने ये देखा है कि लोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सामान खरीदते हैं। जब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि लोग तो बस जब जरूरत पड़ रही है, दूध की जरूरत पड़ रही है, चीनी की जरूरत पड़ रही है, तभी मेरे पास आ रहे हैं। तो आप कोशिश कर पाएंगे कि आप ऐसे सामान भी रखें जो लोगों को लुभाते हो, जो लोगों को आकर्षित करें। तो फिर वो लोग अब तब भी आपके पास आएंगे जब उनको जरूरत नहीं होगी, मन होगा। तो कैसे उनके मन को रुझा लें आप अपने नए नए सामान रख के। ये एग्जाम्पल है किराना दुकान का। वैसे ही मान लीजिए अगर मूढ़ी का, मान लीजिए सिर्फ मूढ़ी बेच रहे हैं आप, तो आपको पता है कि लोग मेरे पास सिर्फ मूढ़ी लेने आएंगे, लेकिन मान लीजिए उससे आप कुछ अलग बना के उनको देंगे, तो शायद लोग और भी अलग अलग चीजों के रुझान में आएंगे आपके पास। तो जैसे हमने समझा कि ग्राहक की खरीद की प्राथमिकताएं समझना, जैसे कम मात्रा में लोग खरीदते हैं, जरूरत पड़ने पर ही खरीदते हैं। फिर आवधिक आवश्यकताएं, इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ये समझना जरूरी होगा कि हफ्ते में या दिन भर में या महीने में कौन से ऐसे दिन हैं, कौन से ऐसे घंटे हैं जब मेरे पास ग्राहक ज्यादा आते हैं। जब आप ये चीज समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए किराना दुकान के लिए
शाम के समय में लोग ज़्यादा आते होंगे या सुबह काम पे जाने से पहले लोग ज़्यादा आते होंगे। तो इस समय में तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय में आप अपने मान लीजिए अगर आपने कुछ नया सामान लेके आए हैं आप ग्राहकों के लिए, तो आप उसको डिस्प्ले पे लगा सकते हैं या फिर उस समय आप कोई अलग छूट रख सकते हैं। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं या फिर इस तरह की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जब आप ये समझ जाएँगे कि मेरे पास लगभग दिन भर में किन किन घंटों पे या फिर हफ्ते के किन दिनों में मेरे पास ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उसी तरह से अ, जो बाज़ार में नए प्रकार के उत्पाद आए हैं या सेवाएँ आई हैं, उनको भी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और ये भी समझिए जैसे कि देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि महिलाओं पर निर्भर जो परिवार होंगे, वो शायद किराना दुकान में कम आ पाते होंगे क्योंकि महिलाओं को काम पे भी जाना है, घर भी देखना है। और वैसे ही बच्चे या बूढ़ों, ऐसे परिवार जिनमें बच्चे या बूढ़े ज़्यादा हैं, वो परिवार भी शायद किराना दुकान पे हमेशा नहीं आ पाते होंगे। तो जब इस तरह की आप कुछ प्राथमिकताएँ या आदतें ग्राहकों की अपनी समझ लेंगे, परख लेंगे, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को यूनिक बनाने में, कुछ स्पेशल, कुछ अलग दिखाने में। फिर आगे प्रतिस्पर्धी को समझना कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जो भी जिनसे भी कॉम्पिटिशन है, जो भी आपसे बेहतर कर रहा है बाज़ार में, कैसे आप पहले उन्हें समझें। उनका पहले तो यहाँ मैंने लिखा है कि उनका प्रमुख प्रतियोगी कौन है आपके, जो भी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि खुशी किराना दुकान, कोई भी और हो सकती है। फिर उसके बाद उनकी ताकतें, उनकी कमज़ोरियाँ समझना कि क्या ऐसी चीज़ है, जिसकी वज़ह से वो आपसे बेहतर है या वो अभी मार्केट में सबसे बेहतर है। तो जैसे मान लीजिए ग्राहक का विश्वास या वफ़ादारी हो सकता है या फिर वो मान लीजिए कुछ अलग सामान देते हैं, बेहतर क्वालिटी का सामान देते हैं, तो वो आप उनकी ताकतों में लिखें। फिर उनकी कमज़ोरियाँ भी समझना उतना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों पे आप अपने व्यवसाय को बेहतर बना पाएँगे और उनके ग्राहक या और ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँगे। तो कमज़ोरियों में जैसे मैंने लिखा है कि ऑपरेशन के सीमित घंटे, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप ऑपरेशन मतलब अगर आप अपनी दुकान को लंबे घंटों तक खुला रखेंगे, तो ग्राहकों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास कभी भी आ पाएँगे, तो वो आपको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। ऐसे लोगों से जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, मान लीजिए लंच के टाइम पे 2 घंटे के लिए। फिर उत्पादों की सीमित विविधता, मान लीजिए ऐसे आपके कंपैरेटर हैं जो कि सामान रखते तो हैं, दुकान चल तो रही है लेकिन ज़रूरत का सामान रखते नहीं हैं और एक ही क्वालिटी का सामान रखते हैं, अलग-अलग कंपनी का रखते नहीं हैं। या फिर एक ही तरह का, तो वो आप देख सकते हैं। ग्राहक सेवा उनकी क्या पता अच्छी हो, नहीं हो। तो इस तरह से आपको उनकी ताकतें परखनी है और उनकी कमज़ोरियाँ भी परखनी है और कमज़ोरियाँ ख़ास करके क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों का ध्यान आप अपने व्यवसाय में रखेंगे कि आपके व्यवसाय में ये कमियाँ ना हो और ज़्यादा लोग आपके पास आएँ। फिर ये बहुत ज़रूरी है इसमें ये समझना, अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव मतलब कि आपका बिज़नेस, आपका व्यवसाय कैसे बाकियों से अलग है। कुछ अलग करना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो जब तक आप एक ही तरह की सेवा, एक ही तरह के उत्पाद लोगों को देते रहेंगे, तो लोगों का ध्यान आप आकर्षित नहीं कर पाएँगे। कुछ अलग करना ज़रूरी होता है, तो इसमें मैंने लिखा है कि जैसे आप लंबे समय तक अपनी दुकान खुली रखें, जिसका मैंने 2 बार पहले वर्णन कर दिया है। अलग-अलग प्रकार के उत्पाद रखें कि एक ही जगह पे लोग आएँ और जो भी उनको सामान चाहिए, सब सामान आपके पास से मिल जाए। किराना दुकान के लिए, अभी किसी का और कोई दुकान है या और किसी तरह का व्यवसाय है, तो उस हिसाब से आप अपना लिख सकते हैं। और अच्छी ग्राहक सेवा दें और बाज़ार के रुझान मतलब सिर्फ़ इस तरह के सामान ना रखें जिसकी लोगों को ज़रूरत पड़ने पे ही खरीद हो। इस तरह के भी सामान रखें जो कि लोग बस मन करे, उन्हें अच्छा लगे तो वो आके आपके पास से खरीद लें। बच्चे खिलौने वग़ैरह खरीद लेते हैं किराना दुकान से तो वो। फिर उसके बाद समझना कि कैसे मैं अपने व्यवसाय की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, मैंने ये सोचा कि मैं ये काम शुरू करूँगी या करूँगा, फिर मैंने वो व्यवसाय शुरू कर लिया। अब लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं हूँ, मेरा काम है, आप आ सकते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे संदेश के चैनल क्या हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया का लोग आजकल बहुत प्रयोग करते हैं, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपना प्रचार आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अब आपका ये व्यवसाय आपने शुरू किया है, लोग आएँ। और सार्वजनिक जो जगहें हैं, वहाँ पे आप अपना पैम्फलेट लगा सकते हैं। मतलब अपना प्रचार के लिए आप लगा सकते हैं या फिर मान लीजिए ऐसी जगह जहाँ बस स्टॉप हो या कोई बाज़ार हो, जहाँ पे या फिर वीकली मतलब साप्ताहिक हाट हो, वहाँ पे अपना बोर्ड लगा सकते हैं। जितना जो भी आप जिसका भी आप सहूलियत से इंतज़ाम कर पाएँ, वो आप ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि आपका ये व्यवसाय है, उसमें ये अलग तरह की चीज़ें मिलेगी। फिर मूल्य निर्धारण की रणनीति बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस प्लान में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि शुरुआती कीमतें जो होंगी वो मेरी प्रतिस्पर्धा यानी मेरे जो जिनसे मैं कॉम्पिटिशन में हूँ, उनकी तुलना से कुछ कम होंगी। यहाँ तक कि अगर 1 से 2% तक भी छूट अगर आप दे पाएँ शुरू-शुरू में, तो वो आकर्षक होता है, आएँगे लोग आपके पास। फिर इनपुट में जो भी आप कच्चा माल यूज़ करेंगे,
उसकी जो लागत होगी उसको बचाने के लिए कोशिश करें कि ज्यादा दूर से, ज्यादा शहरों के वैसे सामान आप ना मंगवाएं। आप कोशिश करें कि नजदीकी जगह डीलर्स से या सप्लायर से आपका सामान आ पाए, तो उससे आपका काफी सारा लागत जो है वो बचेगा। फिर प्रभावी स्टॉक कीपिंग, ये बहुत जरूरी है। ये समझना कि एक ही बार में आप ढेर सारा माल ना इकट्ठा कर लें, क्योंकि फिर क्या होगा, आप उतना माल बेच नहीं पाएंगे और फिर उसका आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए केवल उतना ही स्टॉक रखें जितना कि आप एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में निकाल सकें। जैसे कि आप महीने के हिसाब से स्टॉक मंगा रहे हैं या हफ्ते के हिसाब से, या फिर जैसी डिमांड है आपके ग्राहकों में, उस हिसाब से आप स्टॉक लें और उतना ही स्टॉक आए और उतना निकल जाए। ज्यादा फिर अगर ऐसा स्टॉक आप रख लेंगे तो उसके भंडारण के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से गोदाम में जाएगा सामान। मान लीजिए किराना दुकान के लिए अब ज्यादा खाने पीने का सामान आपने ढेर सारा मंगा के रख लिया, तो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, सामान खराब भी हो सकता है। या फिर अगर आप मूढ़ी बना रहे हैं या फिर आप जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें उस आपके उत्पाद या सेवा के हिसाब से आप देख के स्टॉक का ध्यान रखें। फिर प्रचार की क्या गतिविधियां और क्या चैनल्स होंगी, इस पे 2-3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगा कि अगर आपको ठीक लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्टोर के उद्घाटन से 2 हफ्ते के लिए आप कुछ विशेष ऑफर रख दें लोगों को आकर्षित करने के लिए, कि हाँ भाई 2 हफ्ते तक 5% छूट है हर सामान खरीदने पे, या फिर कॉपी किताब खरीदने पे एक पेंसिल फ्री मिलेगी। ये किराना दुकान के लिए। या फिर मान लीजिए स्टोर का नाम स्थापित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई स्थानीय उत्सव हो गए, उसके दौरान आपने कोई छोटी सभा करवा ली या छोटा सा कुछ इवेंट करवा लिया, या फिर कुछ स्पेशल ऑफर दे दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें। डिस्प्ले बोर्ड जरूर लगाएं अगर आप कुछ नया सामान बना रहे हैं, लोगों को चाहते हैं उसके बारे में जानकारी देना, तो एक डिस्प्ले बोर्ड, जो कि तरुण सर ने भी हमें पिछली मीटिंग में समझाया था, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर हम आ जाते हैं इस पे कि प्रबंधन और कार्मिक, मतलब कैसे मैनेजमेंट होगा, किस तरह का मैनेजमेंट होगा आपके व्यवसाय का, और कौन कौन उसके प्रभारी होंगे। तो सबसे पहले तो सदस्यों का नाम, मतलब जो भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनका नाम, तो ये मैंने एक नाम बना के लिखा है यहाँ पे। मान लीजिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में है, तो उन सभी पार्टनर्स का भी नाम आएगा, 1 2 3 जितने लोग होंगे। फिर एक बार, क्योंकि ये बिजनेस प्लान है, ये कागजी चीजें होती हैं, इनमें ये समझना और ये लिखना भी जरूरी होता है कि क्या अनुभव है उन लोगों का जो ये व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। अनुभव कुछ ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया इंसान भी कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन ये आप लिखेंगे अगर, इस ये लिखने का ये उद्देश्य है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा बताने लायक है जिससे कि आप सामने वाला जो सुने आपकी बात, उससे वो आप समझे कि हाँ ये समझदार इंसान है, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो वो चीजें आप जरूर यहाँ लिखें। बट नहीं भी अगर आपके पास कोई अनुभव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हम सभी की सहायता से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि खेती का अनुभव है श्री सहदेव साहू जी को, 7-8 साल का, और पास के किसी गांव में किराने की दुकान में उन्होंने काम अगर किया होगा तो ये तो मैंने अपने से लिखा है, आपका जो भी उचित है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। फिर आगे उत्पाद और सेवाएं, वही अब उनका अच्छे से उल्लेख करें, जो भी आप उत्पाद या सेवा देंगे, जो भी उसमें कुछ अलग स्पेशल चीज है उसका आप जरूर वर्णन करें। फिर संचालन, संचालन का मतलब है कि कैसे आप कच्चा माल लेंगे, कैसे आप उसको बेचेंगे, तो क्या ऑपरेशंस होंगे आपके। तो सबसे पहले तो ये समझना कि कहाँ से सामान आपका खरीदा जाएगा, उसके स्रोत क्या होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए स्थानीय व्यापारी होंगे, जो भी सबसे नजदीक में है वो लोग होंगे, या फिर देख सकते हैं, मैंने ऐसा सुना जब मैंने शोभा लिंडा जी जो बेड़ों में किराना दुकान चलाती हैं, जब उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि पहले तो शुरू शुरू में वो लिया करती थी नजदीकी सप्लायर से सामान, लेकिन उनकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ रहती थी और वो ठीक से सामान देते नहीं थे, तो अब वो रांची से यानी दूर से ही अपना सामान मंगवाती हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके व्यवसाय के लिए क्या उचित रहेगा और किस तरह से आप पैसे पे बचत भी कर सकते हैं। फिर संपर्क खोजना, संपर्क को स्थापित करना। ऑनलाइन भी अब आजकल काफी सारी जानकारी अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं। फिर परिवहन, परिवहन के ऊपर क्या खर्च होगा वो समझना भी जरूरी होता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा बिजनेस है, अब जैसे किराना दुकान का बिजनेस है, तो भारी भारी सामान मंगाना होगा, वजन होगा सामान का, तो मंगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस पर खर्च क्या होगा, कितने दूर से सामान आ रहा है। उसी तरह से आपको कोई और व्यवसाय है तो उस पर भी आपको समझना होगा कि सामान इकट्ठा कहाँ से होगा, और फिर जब आप सामान बाजार में भेजेंगे बेचने के लिए तो वो कैसे जाएगा। तो या तो अगर आपका खुद का वाहन है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार का वाहन हो, या फिर किराए पे लिया हो, छोटी सुमो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिखा है, कोई भी दूसरी गाड़ी जिसका आप कर सकें इंतजाम। फिर कोशिश करेंगे कि कम शुल्क, यानी कि बातचीत करके बात करेंगे कम से कम रेट के लिए। वैसे मैंने सुना है कि जो होते हैं वाहन चालक वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो कोशिश करनी है कि इस तरह से कुछ हमारा अरेंजमेंट हो कि कम से कम हमारे पॉकेट से खर्च लगे और बढ़िया से बढ़िया सर्विस सेवा हमें मिले।
फिर न्यूनतम वाहन लागत के लिए कोशिश करनी है, कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर माल संग्रहण, मतलब माल जो आप जो भी माल आप इकट्ठा करेंगे उसको रखने में, उसको उस इनपुट को लाने में आपका क्या खर्च हो सकता है। जैसे कि स्थानीय खरीद के माध्यम से इनपुट लागत को कम करने की कोशिश करेंगे, और परिवहन लागत पर भी बचत करेंगे, और कुशल स्टॉक रखेंगे, मतलब उतना ही स्टॉक लाएंगे जितना आप निकाल सकते हैं, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। और जो आपका पानी बिजली जो भी आपका सेटअप होगा, उसका जो भी खर्च पानी बिजली का होगा, अगर किराया देना है आपको, अगर आपने किराए पे रूम लिया है तो उसका किराया, ये इन सभी चीजों का आपको अंदाजा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके उत्पाद या आपकी सेवा के मूल्य निर्धारण में, कि क्या आप दाम रख पाएंगे, कि आप ये सभी जो खर्च हैं वो भी आप उसको उसमें उसका काम निकाल सकें। फिर प्रसंस्करण, प्रसंस्करण उन चीजों के लिए, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, मतलब मान लीजिए अब आप मूढ़ी बना रहे हैं धान से, तो मूढ़ी बनाने में एक प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, धान अपने आप तो मूढ़ी बनता नहीं है, उसके लिए मशीन चाहिए, उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस है। वैसे ही पत्ते आप उठा के लाएंगे, उससे आप प्लेट बनाएंगे, तो जो भी बीच की का कार्यक्रम हो उसे प्रोसेसिंग समझते हैं। तो पहले तो प्रोसेसिंग, अगर आपको किराना दुकान में तो कुछ प्रोसेसिंग होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए जैसे बुनियादी ढांचा, तो छोटा सा कमरा हो, अपना स्थान हो, किराए की जगह, अगर आपका अपना जगह नहीं है तो स्थान विशिष्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरी दुकान किस स्थान पर होगी। अब मान लीजिए स्टेशनरी की दुकान अगर किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आसपास सिर्फ बुजुर्ग रहते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो लोग उन लोगों को आपकी सेवा की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो आपके अच्छे ग्राहक नहीं बन पाएंगे। लेकिन वही आप स्टेशनरी की दुकान, कॉपी किताब की दुकान अगर किसी स्कूल के पास रखेंगे, जहाँ पे बच्चों का आना जाना लगा रहता है, उनकी जरूरतें हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से लोगों को सेवा दे पाएंगे, लोग आपके पास ज्यादा आ पाएंगे। तो इसलिए मान लीजिए किसी चौरस्ते पे या फिर किसी बस स्टॉप के पास, किसी क्रॉसिंग पे, ऐसी जगह पे आप अपनी दुकान रखने की कोशिश करें जहां से ज्यादा लोग देख पाए, ज्यादा से लोगों का आना जाना लगा रहता हो। और फिर जैसे मैंने लिखा है कि उत्पाद को रखने के लिए रैक अलमारी की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह की चीजें। फिर मशीन की जरूरत पड़ सकती है। अब किराना दुकान में तो कोई मशीन लगेगी नहीं, मान लीजिए कोई दूध या आइसक्रीम रख रहा है तो उनको रेफ्रिजरेटर लगेगा। सीसीटीवी वगैरह आगे के बाद के चरणों में, जब आपका 8 5 साल 6 साल हो गया, आपको लग रहा है कि अब आप अच्छे चल रहे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में आप आपकी कोई मिल है तो आप वहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या आप अपना, यहाँ पे आपको मशीन लगाने की जरूरत पड़ेगी, मूढ़ी के लिए जरूरत पड़ेगी, पेपर के प्लेट के लिए जरूरत पड़ेगी, बाकी चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी। और इन सभी चीजों में लागत क्या है, अब जैसे किराने दुकान में तो कोई लागत है नहीं, जैसे मैंने लिखा है कि बिजली बिल, थोड़ा बहुत जो भी, अगर आप फ्रिज रख रहे हैं तो उसके लिए। फिर आगे माल का प्रबंधन, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप गोदाम में सामान अगर रख रहे हैं या फिर जो भी आप माल ला रहे हैं, तो कैसे उसका ध्यान रखा जाए। तो बेचे जाने वाले उत्पादों की मतलब एक्सपायरी डेट जो होती है, कि जिस पे आप, जिसके बाद आपका सामान खत्म हो जाने वाला होता है, उसका ध्यान रखें आप। वो जो सामान जल्दी खत्म हो जाता है उसे जल्दी जल्दी निकलवाने की कोशिश करें, मतलब उसे आप सामने रखें तो ये लोग ज्यादा खरीद ले लें उन्हें। और इस तरह के मान लीजिए आप कोई और उपकरण रख रहे हैं, तो उन उपकरणों का भी ध्यान रखना। किराने दुकान में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन और किसी चीज में जरूरत पड़ सकती है, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर भंडारण, यानी माल रखने का देखना, कि मूविंग स्टॉक रखें, जो मैंने बताया। ज्यादा आप सामान लेके रख लेंगे, उसकी बिक्री नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। और अनाज चावल आदि इन सब के लिए जो गोदाम हो या भंडारण हो वो साफ सुथरा हो, उसमें कीड़े ना लगे, दीमक चूहे लगने का हमला, उनके हमले का जोखिम रहता है, तो उसका ध्यान रखें। फिर इस ये गोदाम या स्टॉक रखने की जो जगह होगी, या जो भी आपके मशीन का रिपेयर वगैरह आपको अगर कराना पड़े या मेंटेनेंस हो, तो उसमें क्या लागत होती है उसका भी एक समझ होना उसकी भी जरूरी होती है। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गोदाम का किराया हो, खराब उत्पाद के बाद नुकसान का हिसाब रखना, ये सारी चीजें। फिर आगे आ जाता है माल का वितरण। अभी हमने देखा कि माल को इकट्ठा करने में क्या लागत होगी, माल को रखने में क्या लागत होगी। अब हम देख रहे हैं कि माल को आगे बेचने में, बाजार तक ले जाने में क्या लागत होगी। तो पहले तो हमने जैसे बोला परिवहन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर क्या खर्चा होगा। आगे के चरणों में अगर आप अपने सामान की डिलीवरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर व्यापारी, जो डीलर होंगे, उन तक आप कैसे सामान पहुंचाएंगे अपना, जो आपका सामान आगे के बाजारों तक पहुंचाएंगे। तो इसका भी एक बार विश्लेषण होकर एक समझ के लिखना जरूरी होता है। फिर आ जाइए कि वित्तीय अनुमान, मतलब फाइनेंशियल प्लान, कि क्या आपके बिजनेस का प्लान होगा। तो पहले आय, बहुत जरूरी होता है समझना कि मेरे खर्च क्या होंगे, मेरी कमाई कहाँ से होगी। तो पहले हम ये लिखेंगे कि आपकी कमाई के क्या क्या स्रोत होंगे। तो पहले तो किराने दुकान के लिए जो भी बिक्री करेंगे आप सामान, वो उसके बारे में आप लिखें यहाँ पे।
फिर उसके बाद मान लीजिए कोई अन्य सेवाएं आपने किराने की दुकान के अलावा, अगर आप जहाँ बेकरी है, या फिर यात्रा बुकिंग करवा रहे हैं आप, या फिर मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, तो उसका भी स्रोत लिखें यहाँ पे। और आने वाले भविष्य में आपके बिजनेस के क्या क्या चीजें और आप ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ लिखें। जैसे मैंने लिखा है प्रिंटिंग, जेरोक्स भी आगे जाके कोई शुरू करना चाहे तो लिख सकता है यहाँ पे, बेकरी का सामान। तो जरूर जो भी आपके आय के स्रोत हैं, अभी हैं या आगे आप सोच रहे हैं कि आप शुरू करेंगे, उनके बारे में यहाँ पे लिखें विस्तृत जानकारी देकर। फिर खर्च, खर्च आपका किस किस पे होगा, तो कोशिश करें कि खर्च को भी आप मासिक, और मतलब कोशिश करें कि 3 महीने या महीने महीने मेरा क्या खर्च लगेगा, फिर हफ्ते में मेरा क्या होगा, और फिर 3 महीने में क्या खर्च होगा, तो उस हिसाब से आप रिकॉर्ड रखने की कोशिश करें, टुकड़ों में, ताकि आपके पास अच्छी जानकारी हो। और कहीं पे भी कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर वेस्ट हो रही है, नुक्स बर्बाद हो रही है, तो आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ से नुकसान हो रहा है मेरा ज्यादा। तो एक्सपेंस यानी कि खर्च आपका जो है, उसमें आप देखें कि जो आप सामान रख रहे हैं उसका क्या लागत है, भंडारण में क्या लागत है, डिस्काउंट जो आपने दिया उसका भी आप रखें हिसाब। फिर किराया अगर आपको देना पड़ रहा है, या फिर मान लीजिए आपने कोई कर्मचारी रखा है, अभी शुरू में तो मुश्किल है, पर जैसे जैसे आप आपका विस्तार में बढ़ेगा आपका व्यवसाय, तो उसमें जो कर्मचारी होंगे उन पे के जो खर्च आ रहा है। फिर विज्ञापन करने में, प्रचार करने में अगर कुछ आपको खर्च करना पड़ रहा है, पैम्पलेट की प्रिंटिंग वगैरह जो है वो आप लें। मान लीजिए आपको कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें बीमा की आवश्यकता होती है, तो उन चीजों के बारे में भी आप यहाँ पे जरूर लिखें। फिर मुनाफे, अब तो आपने समझ लिया कि आपके आय के स्रोत क्या है, आपने समझ लिया कि आपको नुकसान का मतलब आपका खर्च कहाँ हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब आप इनमें से आप कैसे मुनाफा अपना कमाएंगे। तो पहले आप ये समझेंगे कि आपका मार्जिन क्या होगा। तो पहले तो हमने सोचा, डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन तक पहुंचना हमारा टारगेट होगा। फिर शुरू में मार्जिन आप कम भी रखेंगे तो चलेगा, जैसे कि मान लीजिए 3 से 5%, 5 से 10%। तो उसका एक अनुमान आपको बिजनेस प्लान में देना जरूरी होता है, तभी आप भी समझ पाएंगे और सामने वाला इंसान भी समझ पाएगा कि क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह से आप बिजनेस प्लान करेंगे अपना। फिर लाभ उत्पन्न कब तक करेंगे, उसका समय भी आपको निर्धारित करना जरूरी होता है। सिर्फ आप ये नहीं बता सकते हैं कि इतना होगा, कब तक होगा। जब टारगेट रहेगा तब उसी हिसाब से आप उसमें मेहनत भी करेंगे। फिर इस चीज का ध्यान रखना कि कितना पैसा आ रहा है दिन भर में, कितना पैसा जा रहा है, कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा डिटेल में ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बस कितना सामान आया दिन भर में, कितना गया, नहीं तो पैसा कब कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर ये समझना कि फंडिंग की क्या नीड्स होंगी, मतलब कितनी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। तो पहले तो क्या धन की आवश्यकता है, तो पहले शुरुआती आप सोच लें कि मेरे जो भी कारोबार है, जो भी व्यवसाय है, उसमें निवेश शुरू में कितना लगेगा। और फिर उसको चलाते रहने के लिए, मतलब आपके पास इतना सामान होना, मतलब इतनी पूंजी होनी चाहिए कि 3 से 4 महीने तक कम से कम, अगर आपको कुछ ना भी लाभ आपको मिल रहा हो, तो भी आप अपना व्यवसाय चलाते रख सकें। तो इन दोनों चीजों का अनुमान लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद, अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कितने पैसे की आपको आवश्यकता होगी, तो अब आप देखें कि इसमें से आप खुद कितना इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मान लीजिए 50,000 तक। फिर मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त, कोई संबंधी है जो आपको देना चाहें, तो वैसे तो लोग आसानी से देते नहीं है, बट मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा है, तो उनसे आप कितना लेंगे। फिर बाकी बैंक से ऋण अगर लेना होगा तो आपको कितना लेना होगा। तो ये इस तरह से आपको लिख लेना चाहिए, इससे आपको आप क्या मन में एक बना रहेगा मैप कि हाँ, ये काम अभी मुझे करना है। और फिर मान लीजिए कोई सहकारी कार्यक्रम है, कोई संस्थान है, जैसे टीआरआई से अगर आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, तो उसका भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनसे भी जो पूंजी मुझे मिलेगी, अगर मिल रही होगी, तो वो भी मेरे काम आ सकती है, और कितनी काम आ सकती है। फिर आखिरी में सबसे जरूरी है समझना कि क्या क्या जोखिम और क्या क्या चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ सकता है अपने व्यवसाय में। तो संभावित जोखिम आप अपने हिसाब से लिखें। जैसे मान लीजिए कि प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी हुई है, मतलब मान लीजिए बहुत सारे ही लोग मेरे गांव में मूढ़ी बना रहे हैं, तो फिर मुझे ये चैलेंज लगेगा, मुझे लगेगा कि यार यार ये तो चुनौती है कि सब लोग कर रहे हैं, फिर मैं भी कर रही हूँ, तो कितना स्कोप है कि मुझे उससे फायदा हो। फिर क्रेडिट की मतलब उधार पे काफी सारे लोग किराने दुकान से लोग खरीदते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक जोखिम होता है कि सभी लोग आ रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे हैं, बाद में पैसे देंगे और फिर वो रह जाता है। फिर उपभोक्ता का खर्च जो है, उसकी जो आदतें हैं उनमें ही कोई बदलाव हो गया, मतलब अब ग्राहक जो है वो मूढ़ी नहीं खाना चाहते हैं, पहले बहुत चलता था, अब नहीं खाना चाहते हैं, या फिर अब जो है वो पत्तों के प्लेट पे नहीं खाना चाहते हैं, स्टील प्लेट में खाना चाहते हैं। तो उनकी आदतों में बदलाव हो जाएगा, तो आपको बिजनेस जो है वो, उसका डिमांड कम हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप अपने हिसाब से लिख लें जो भी आपको लगता है।
फिर यहाँ, हाँ, एक इस चीज का, ये इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ है कि मान लीजिए अब जैसे कोई मुर्गी पालन करे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कुछ कुछ गाय वाय वगैरह लोग रखते हैं, तो कोई तरह की फैल जाती है, कोई जैसे बर्ड फ्लू फैल गया, या फिर अभी गाय में कोई तो प्रॉब्लम होने लगी थी, वो फैल गई, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो एक चुनौती होती है, उससे आपका व्यवसाय जो, इस पे असर पड़ सकता है। तो इस तरह की जो भी चीजें आ रही हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी से अपने बिजनेस को बचाना पड़ेगा, अपने व्यवसाय को। फिर पहले, या फिर ये हो सकता है कि पहले 6 महीने तक ब्रेक इवन आप पहुंचे ही नहीं, सोचा तो था आपने कि मैं ऐसी जगह पे ऐसी स्टेज पे मेरा व्यवसाय पहुंचेगा कि कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, भले ही मैं मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन मान लीजिए ऐसा ना हो पाए, या फिर आपके परिचालन पे ही खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह की चीजों का आपको, इस तरह की चीजें आप लिख लें समझ के कि ये जोखिम आने वाले समय में मेरे व्यवसाय में हो सकता है, और फिर उसके बाद आप लिखें कि किस तरह से आप इन चीजों की रोकथाम करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए क्रेडिट खरीद, यानी कि उधार में खरीद ज्यादा हो रही है, तो आप सोच लेंगे कि नहीं नहीं, उसके खिलाफ एकदम सख्त मैं अपना रूल रखूंगा या रखूंगी कि मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा। या फिर प्रतिस्पर्धी जो है, वो जो है, वो किस तरह से, उनके कमियों से आप कैसे लाभ कमा उठा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो कम घंटे अपना दुकान चला रहे हैं, तो मैं ज्यादा अधिक घंटे चलाऊं। इसी तरह से अलग अलग तरह की चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं किराना दुकान के लिए, आप अपने व्यवसाय का उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और आखिरी में मैंने लिखा है कि जरूरी दस्तावेज, जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करें तो बहुत जरूरी होता है कि उसके सभी दस्तावेजों का आप ध्यान से एक लिस्ट बना लें, देख लें कि मेरा ये दुकान शुरू करने के लिए मुझे किस किस लाइसेंस की आवश्यकता होगी, क्या क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, और उन पे खर्च क्या होने वाला है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, जो मैंने सुना कि अब तो इनमें से सब कुछ नहीं करना पड़ता है, बिजनेस लाइसेंस की अब जरूरत नहीं पड़ती किराना दुकान के लिए, बट वो आपको चाहे बलबीर जी हो या फिर डिम्पल जी हो या फिर अख्तर जी हो, वो आपको उसमें भी सहायता करेंगे, या फिर हमसे भी, अगर आपको ये सभी चीजें कि क्या दस्तावेज जरूरी है वो समझने के लिए कुछ चाहिए होगा, या आपके जानकार में कोई हो, तो उनसे पूछ के समझ के आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम, ये मैंने समझाने की कोशिश की है, इस तरह का देखिए एक फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगी जो कि खाली होगा, जिसमें जिसका आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, इसमें आप खुद से भर सकते हैं जो भी चीजें मैंने आपको बताई। दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो किसी भी तरह के सहायता की आवश्यकता हो, तो आप मुझे या किसी भी अपने हब मैनेजर से, टीआरआई में किसी से भी आप पूछ सकते हैं। अब हम तरुण सर से समझने की कोशिश करेंगे, अगर तरुण सर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो वो बताएंगे मुझे। थैंक यू आकांक्षा, बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन। हम ज्यादा अच्छा लगेगा अगर कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स अगर क्वेश्चन पूछे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम कुछ कुछ चीज जो थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहेंगे, जी सर। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आकांक्षा काइंडली फिर से शेयर कर सकती हैं कि आप वो जो जी था, जी, या हम डॉक्यूमेंट शेयर कर लें? नहीं मैं करती हूँ सर। ठीक है, ठीक हम जैसे बताते जाएंगे। कार्यकारी सारांश में जैसा आकांक्षा ने बताया, आपको अपने बिजनेस के बारे में हर एक कुछ लिखना है, जिससे कि अगर मेरे जैसे आदमी या आकांक्षा आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहे, तो बिना पूरा बिजनेस प्लान देखे यहाँ पर ही हमको समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस किस बारे में है, आप क्या सोचकर उस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आपके उस बिजनेस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने 6 महीने में क्या होगा। तो हर कुछ जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, जो आपका ये इसमें जो फॉर्मेट में, वो हर चीज का समरी सारांश इसमें आ जाना चाहिए, जिसमें कि हमको ये 500 वर्ड 500 शब्द देख के समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस किस बारे में, आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्यकारी सारांश इसलिए इम्पोर्टेंट है, खास करके अगर आप कहीं पर फंड के लिए जाएंगे, पैसे के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले वो लोग कार्यकारी सारांश ही पढ़ेंगे। और कार्यकारी सारांश आकांक्षा ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि हम कार्यकारी सारांश कैसे तैयार करेंगे। आप अपने आकांक्षा ने जो लिखा है वो अपनी सोच के हिसाब से लिखा है, आपको इससे सिर्फ समझना है कि लिखना क्या है। अ, बाकी आपको अपने बिजनेस के बारे में जो आपके समझ में आता है, आप उस तरह से लिखिए। ये सिर्फ फॉर्मेट आपको हेल्प करने के लिए कि ये कार्यकारी सारांश लिखना कैसे है, लेकिन
आपको अपने बिजनेस के लिए अपने दिमाग में अपने सोच के हिसाब से लिखना है कार्यकारी सारांश। व्यवसाय विवरण तो ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया आकांक्षा ने। थोड़ा और नीचे आकांक्षा। हाँ, मिशन और विजन। मिशन और विजन आकांक्षा ने जैसे समझाया कि मिशन, आपको मिशन और विजन में दो मूल अंतर ये है। मिशन का मतलब होता है कि आप हर दिन डेली बेसिस पर आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके ग्राहक संतुष्ट रहें। आपका हर दिन एक मिशन ये हो सकता है कि हर ग्राहक जो आ रहा है आपसे खुश होकर जा रहा है, आपकी सेवा से खुश होकर जा रहा है। तो मिशन डेली बेसिस पर आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप ऐसा क्या करते रहेंगे डेली बेसिस पर जिससे कि आपके ग्राहक आपसे, आपकी सेवा से, आपके उत्पाद से संतुष्ट रहेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन। और विजन क्या होता है? तो मिशन हमारा क्या हुआ, हमने जो एक लक्ष्य रखा वो डेली बेसिस पर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। विजन क्या हुआ? विजन आपको डायरेक्ट करता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और वो हमेशा गाइड करते रहेगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। हमने जो सोचा था कि 2 साल या 3 साल में यहाँ पहुंचेंगे, वहां हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आपको ये हमेशा प्रेरणा देते रहेगा कि हमने सोच रखा है कि हम 2 साल में या 3 साल में ये इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचेंगे, ये अचीव करेंगे। तो हमेशा आपको मोटिवेट भी करते रहेगा, प्रेरणा देते रहेगा कि हम वहाँ पहुंचने का हर कोशिश करें, हर प्रयास करें कि हम अपने विजन को अचीव कर पाए। उत्पाद सेवाएं तो समझाया। अच्छा, कुछ कुछ चीज जो आकांक्षा ने जो समझाया, हम अपने से इससे बता रहे हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस और प्रॉफिट, दो शब्दों का उपयोग किया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, उसको निकालने का बहुत मतलब, अगर किसी वित्तीय विशेषज्ञ से आप पूछेंगे बहुत डिफिकल्ट है, वो अलग तरह से निकलता है। लेकिन आपको क्या सोचते हैं, यहाँ क्या जरूरी है? आकांक्षा ने एक एग्जांपल दिया है कि हम ब्रेक इवन 2 या 3 महीने अचीव कर लेंगे। हमको, मेरा ब्रेक इवन बिजनेस का, जहां पर हमको ना कम से कम नुकसान नहीं हो रहा। क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन का? कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमने जो लगाया था वो भी हमको, जो मेरा बिजनेस चल रहा है, जितना हम मेरा लागत लग रहा है उतना हमको मिल जा रहा है। दूसरा हुआ प्रॉफिट, कि हमको कब से मुनाफा मिलना शुरू होगा। यहाँ पर मेरा ये बोलना है कि ये आप सिर्फ 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप क्या सोच के लिख रहे हैं। आपने अगर ब्रेक इवन के लिए 2 महीना लिखा, तो आपने वो कैसे कैलकुलेट किया कि 2 महीना में आपका ब्रेक इवन हो जाएगा? आपने अगर लिखा कि मेरा 3 महीने में या 4 महीने में प्रॉफिट आने लगेगा, तो आपने वो कैसे समझा? आपने क्या कैलकुलेशन किया कि जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका 3 महीने या 4 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा? तो यहाँ क्या है कि आपको सिर्फ 1 2 महीना लिखना नहीं है, आपको समझना है कि आप कहाँ से ला रहे हैं, कितना सेल होगा, कितना आपका पूंजी लगेगा। तो वो सब चीज ध्यान में रखकर आपको निकालना है कि आपका ब्रेक इवन और प्रॉफिट कब होगा। तो सिर्फ महीना लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार 2 महीना या 3 महीना लिख दिया ब्रेक इवन के लिए या प्रॉफिट के लिए 4 महीना लिख दिया, तो आपको कोशिश करके वो अचीव करना है, वो हासिल करने का प्रयास करना है। तो आप जब भी ब्रेक इवन, सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। जो जो चीज आपको लगता है खर्चा होगा, जो जो चीज लगता है आपका आमदनी होगा, उस हिसाब से आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन कहीं लिख के रखिए कि आपने वो कैलकुलेट कैसे किया। ब्रेक इवन हमारा कब होगा, मतलब नफा नुकसान दोनों बराबर है, कब होगा, और मेरा मुनाफा आना कब शुरू होगा, आपने कैसे कैलकुलेट किया, वो कहीं ना कहीं लिख के रखिए। वो बहुत जरूरी है। दूसरा, आकांक्षा ने बताया कि आप जो उत्पाद रख रहे हैं, कैसे आप ग्राहकों को बुलाएंगे, ग्राहक आएंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में या मैनेजमेंट में दो टर्म यूज होता है, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग। अगर आप देखेंगे कि आप किसी दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के बगल में चिप्स रखा रहता है। अगर आप किसी दुकान में, आप शहर में जाएंगे तो क्या है कि जब आप कोई भी ग्राहक आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने आया, तो शायद उसको लगेगा चलो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, 2 पैकेट चिप्स का भी खरीदें, या चिप्स ले रहे हैं तो शायद कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीद लें। तो आपका हमेशा ऐसा कोशिश करना है कि आपको दुकान में जो लोग आए वो कुछ और भी लेके जाएं। क्या लेके जाएंगे? वो आपको अपने, वो जो लोग आपके ग्राहक हैं, जो जो उनका जो खरीदने का तरीका है, उससे पता चलेगा। लेकिन वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है अप सेलिंग, कि आप कुछ रख रहे हैं, उससे बड़ा, उससे ज्यादा अच्छा चीज कुछ रख लिए कि भाई ये 10 रुपए में मिल रहा है, 12 रुपए में या 15 रुपए में, इससे अच्छा ये चीज मिल सकता है। तो आपको अपने ग्राहक
ग्राहकों को ध्यान में रख के ये सब चीज हर दिन आपका एक लर्निंग है। हर दिन आपको अपने ग्राहक के व्यवहार से कुछ ना कुछ सीखना है कि वो क्या चाह रहे हैं। ग्राहक के दिमाग में, दिल में घुसना है कि उनको क्या हम दे सकते हैं जिससे कि वो खुश रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आकांक्षा ने जैसे स्टॉक के बारे में बताया, स्टॉक आपको हमेशा ध्यान में दो चीज रखना है। स्टॉक मेंटेन करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई सामान रख रहे हैं तो आपको वो समझना है कि आपका वो सामान कितने दिन में आपका दो चीज है कि आपको वो सामान लाने में, अपना जहां से भी आप होलसेलर से या जहां से भी ला रहे हैं सामान, लाने में कितना समय लगता है। लाने में अगर 1 वीक लगता है वो सामान लाने में आपको, तो आपके पास जब 1 वीक का स्टॉक है तब आपको लाने का, या 10 दिन का स्टॉक है, आपको लाने की सामान को दोबारा लाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉक, आपको किसी भी सामान को लाने में कितना समय लगता है, जितना समय लगता है उससे 2-3 दिन का ज्यादा स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, महत्वपूर्ण है कि आपका, आप देखिए महीना के शुरुआत में जब लोगों को सैलरी मिलता है, लोगों को तनख्वाह मिलती है, तो उस समय पहले 7 दिन में, 1 तारीख से 7 तारीख तक हर दुकान में भीड़ रहती है। तो उस समय आपको हर चीज का स्टॉक रखना है। उस समय ऐसा नहीं हो कि आपके पास स्टॉक नहीं तो आपने वो मौका गंवा दिया, वो मौका चूक गए जब आपकी बिक्री ज्यादा होती है लेकिन आपके पास सामान नहीं रहने के कारण बिक्री नहीं हुई, तो आपका वो मौका आपने गंवा दिया। अ, अ, छोटे जगहों के लिए कितना उपयोगी है हमको पता नहीं है, लेकिन एक चीज आप देखिए, बड़े शहरों में क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें लोग अ, सप्ताह के बीच में बुधवार को, खास कर कर बुधवार गुरुवार को लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं लोग बड़े बड़े शहरों में या मॉल्स में, उस समय कुछ उस दिन बुधवार को डिस्काउंट आता है। तो हालांकि लोग फ्री नहीं है, लेकिन शायद घर की जो महिलाएं हैं वो चली गई दुकान में कि चलो आज तो डिस्काउंट मिलेगा, आज जाके हमको कुछ खरीद के लाना चाहिए। तो आपके बिजनेस के हिसाब से ऐसा आप क्या करेंगे जिसमें कि आपका 7 दिन सेल चलता रहे, आपका स्टॉक इस तरह से बना रहे कि आपका कभी भी कोई काम, कभी सामान घटे नहीं। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी एक धारणा बन जाती है, आप बार बार आके अगर कोई ग्राहक आपके पास लौट के जा रहा है तो धारणा बन जाती है इनके पास सामान रहता नहीं है। अच्छा, अब ज्यादा समय है नहीं, हम 2-3 चीज और बोलेंगे। जब आप मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, मूल्य निर्धारण एक बहुत हमने पहले भी बताया है, मूल्य निर्धारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मूल्य निर्धारण करने के समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जहां से सामान ला रहे हैं आपको कितना लागत लग रहा है, सामान लाने में कितना खर्च हो रहा है, आपके जो बाकी खर्चे हैं वो कितना हो रहा है, ये सब चीज आपको जोड़ना है। जोड़ के आपको हर किसी का मूल्य निर्धारण करना है। लेकिन और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर है, उनका प्राइस क्या है। आपको कोशिश ये करनी है, मेरे हर किसी भी बिजनेस के सफल होने का एक सीधा मूल मंत्र ये है कि उचित दाम पर बेहतर सेवा। आप अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर सेवा उससे कम दाम पर देंगे तो आपके ग्राहक कभी भी लौट के नहीं जाएंगे। और जैसा कि किराना दुकान या कुछ भी जो एक रूरल सेटिंग है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां पर एक व्यक्तिगत संबंध बहुत जरूरी होता है। आप लोगों से, आप जैसे हमने जब बात किया कि क्रॉस सेलिंग, आप सेलिंग, आप समझिए आपके यहाँ ग्राहक कोई आ रहा है तो आप उससे बात करें, परिवार में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, तो आप उनके जरूरत के हिसाब से फिर सामान रख सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपके 2-4 लोगों से पता चला कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शायद जो हमारा दूध वाला पाउडर आता है, सेरेलैक वगैरह आता है, आप अपने दुकान में रख सकते हैं। भाई आपको जरूरत होती होगी, हम सेरेलैक ला के रखते हैं, आप लेंगे क्या। तो आप जितना ग्राहक से अपना पर्सनल व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप ग्राहक के बारे में समझ पाएंगे, ग्राहक की जरूरतों के बारे में समझ पाएंगे। और आप जो सामान लाकर रखेंगे अपने दुकान में, वो स्टॉक जमा नहीं रहेगा तो वो निकलते रहेगा आपका। और एक महत्वपूर्ण बात जो स्टॉक का जो बताया, वो स्टॉक ध्यान में रखिए। स्टॉक ऐसे ही किया आता है कि आपको सामान लाने में कितना समय लग रहा है और उतने समय में आपको कितना बिक्री होगा, उस हिसाब से आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है। और जैसा आकांक्षा ने एक बात जो जरूरी चीज है, जो हम ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल चीज है जो उसके बारे में बात करें, जैसे आपको सामान लाना है तो आप रांची से सामान लाना है, रांची आप बार बार नहीं गए, लेकिन आप क्या किए, 1-2 बार गए, बस वाले से बात कर लिया आपने
कि भाई अब बस वाले से, दुकान वाले से बात कर लिया, ये मेरे इस बस पे सामान दे दो। बस वाले से बात कर लिया कि ये सामान देंगे तो तुम हमारा आज ले आना। आजकल तो मोबाइल सब जगह है। आप बस वाले से बात कर लिए, बस वाला दुकान वाला बस वाले को दे दिया, आप बस वाले से अपने गांव में कलेक्ट कर लिए। तो आपको बार बार जाने, तो आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि कितना कम खर्च करके आपका हर जो आप काम करें, जहां पर कुछ आपका खर्च होने वाला है, वो आप खर्च को कितना कम कर सकते हैं। जितना एक खर्च कम होगा, आप समझिए जो भी आप कमी ला रहे हैं खर्च में, वो आपका आमदनी है। तो आपको हर वो तरीका खोजना है कि जिससे कि आपका खर्च कम हो। आपको कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, आप 3-4 होलसेलर हैं, आपको कहाँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या कोई होलसेलर आपको 10 दिन का या 1 वीक का या 15 दिन का क्रेडिट दे सकता है, वो सब भी समझना है। तो जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर वो प्रयास करना है जिससे आपका खर्च कम हो, आमदनी ज्यादा हो। ग्राहक का हर वो जरूरत समझना है जिससे कि आप कुछ न कुछ नया सामान या नया नई सेवा अपने दुकान में बेच पाएंगे। आप कुछ तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। हम बॉम्बे जैसे शहर में, आज से 30-40 साल पहले देखे थे, 5 दुकान में पोस्ट कार्ड, एनवलप और अंतर्देशीय रखा रहता था, क्योंकि उस समय लोग वो यूज करते थे। आप पोस्ट ऑफिस से जाके खरीदने जाएंगे, आपको पान दुकान वाला 5 पैसे या 10 पैसे ज्यादा में दे दे रहा था, आपको कहीं पोस्ट ऑफिस जाना। तो आपको समझना है ग्राहकों की जरूरत क्या है, और वो उन जरूरतों को आप कितने अच्छे तरह से प्लान आप अब हम एक बार फिर समराइज करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, जो आपको प्रेरणा भी देगा और जो आपको ये भी बताते रहेगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है आकांक्षा? और आप अगर आकांक्षा ने कहा, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आपके थैंक यू सर। दिमाग में आपके पास कुछ प्रश्न हो तो जी, आप हमारे पूछिए, हम पास लोग समय कोशिश बहुत करेंगे कम है। अगर उसका आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप बताएँ, हम मतलब अगर तरुण सर नहीं भी जॉइन कर पाएँगे तो एक और जो फिर से हम जॉइन कर सकते हैं ये लिंक यूज़ करके। चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए किसी के पास कोई प्रश्न नहीं भी हो, तो आप लोग अब ये फॉर्मेट आपके साथ शेयर हो गया है, आप इसे डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकलवा लें, आप इसमें जितना भी आप समझ पाएँ हैं, भले आप पूरी तरह से ना समझ पाएँ हों। एक बात, अभी आप प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप अपने हब मैनेजर्स के साथ लिख के शेयर कीजिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, आप कहीं पर कुछ समझना चाह रहे हैं, कुछ आप कहीं प्रॉब्लम में है, कुछ आप जो आप के समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्रश्न पूछना मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी था। अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं ऑनलाइन सेक्शन में, कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हो, अपने हब मैनेजर से शेयर कीजिए, हब मैनेजर उसका समाधान करेंगे, हम लोग मिलकर उसमें योगदान देने का कोशिश करेंगे। लेकिन प्रश्न आपके दिमाग में प्रश्न आना भी उतना नहीं जरूरी है जितना बिजनेस करना। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ने बिल्कुल सही बात बोली और आप लोग अपने-अपने बिज़नेस प्लान पे काम करना शुरू कर दें। मैं और तरुण सर कोशिश कर रहे हैं कि हम इस महीने में आएँ, आप सभी से मिलें और